लफ्ज़ों को करीने से सजाने का कमाल दिखलाते हैं हम। किरदारों के अनूठे रचयिता प्रवीण पामाल कहलाते हैं हम। दोस्तों, लीजिए पेश है मेरी कहानी सुलगती राग का दूसरा एपिसोड, मौत की आहट। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि एक से बढ़कर एक रोचक कहानियों को बिना किसी रुकावट के सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अब तक आपने सुना कि लखनऊ शहर में एक रात सत्यम को धमकी भरा एक फ़ोन कॉल आता है कि सत्यम अपने ऑफिस में काम करने वाली निष्ठा के साथ शारीरिक संबंध ना बनाए, क्योंकि सत्यम की शादी हो चुकी है और किसी भी लड़की को अंधेरे में रखकर ये सब करना उचित नहीं है। सत्यम उस शख्स की चेतावनी को नज़रअंदाज कर देता है और निष्ठा के साथ पूरे मज़े लेता है। उसी रात सत्यम के पास एक फ़ोन आता है जो कि उसके ऑफिस में काम करने वाले दोस्त पंकज का था। पंकज इस समय कहीं पर फंस गया था और सत्यम से मदद मांग रहा था। सत्यम ने पूछा, कहाँ से बोल रहा है तू पंकज? ये नंबर तो तेरा नहीं है। पंकज बोला, हाँ ये हमारा नंबर नहीं है, ये तो हम ई रिक्शा वाले भैया से लिए हैं। हम आज शाम को बाइक से हमारी पटना वाली मौसी के यहाँ गए थे। मौसा जी का लखनऊ में ट्रांसफ़र वहीं 2 महीना पहले हुआ है। रात में लौटने में काफ़ी देर हो गई। जब हम वापस डेरा पर आ रहे थे तो रास्ते में एक लड़की ने हमसे लिफ्ट मांगी, तो हमने उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया। हमें उनको लिफ्ट नहीं देना चाहिए थी, लेकिन हमें भी लालच आ गया था कि हम भी अपने सत्यम भैया की तरह किसी को अपनी बाइक पर बिठाएं। वो भी ससुरी हमसे चिपक कर बैठी हुई थी। हमें तो बस जन्नत का मज़ा आ रहा था। सोच रहे थे कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। थोड़ी दूर चलने पर जब ये पुलिया पार किए हम, तो उसने पीछे से हमारे कांधे को दबाते हुए हमसे बड़ी ही मीठी आवाज़ में कहा, तनिक रुकिए ना, हमारी एक तो चप्पल गिर गई है सड़क पर, रोकेंगे नहीं क्या? बस दोहरा ही चले जा रहे हैं अपनी फटफटिया। मजबूरी में हमें बाइक रोकनी पड़ी। हम बाइक मोड़ कर थोड़ा सा पीछे आए और बाइक खड़ी कर दिए। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जला दी और पीछे की ओर चप्पल ढूंढने के लिए बढ़ी। हम भी बुड़बक की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगे। हमें तो भनक भी नहीं थी कि आगे हमारे साथ का खिलवा होने वाला है। अंधेरा घना था और उसने हमारा हाथ कस के पकड़ लिया था। हमारे तो दिल की धड़कन रेलगाड़ी के इंजनवा की तरह तेज तेज धकधकाने लगा था। हम सोच रहे थे कि इकी चप्पल कबहू ना मिले, और ये ऐसे ही हमारा हाथ कस के पकड़े रहे। जैसे ही हम दोनों पुलिया के पास पहुंचे, तभी अचानक पुलिया पर 2 लोग जाने कहाँ से आकर प्रकट हो गए और हमका कस कर पकड़ लिया। दोनों ने पुलिया के नीचे ले जाकर हमका बहुत जम कर कूटा। इस बीच वो लड़की न जाने एकदम में से कहाँ गायब हो गई। उन दोनों मुस्टंडों ने सब कुछ छिना लिया हमसे। कपड़े तक उतरवा लिए सालों ने, केवल अंडरवियर ही बचाए भैया। सब कहते हैं कि हमारे बिहार में बहुत क्राइम है, लेकिन भैया तुम्हारे यूपी में तो और ही गजब का क्राइम है। आप अपना एक ठो बूसर और एक पैंट भी ले आना, नहीं तो ससुरा में नंगे ही आना पड़ेगा तुम्हारे साथ। पुलिया से थोड़ी दूरी पर एक टपरी है, हम वहीं पर आपका मिलेंगे, जब हम इन रिक्शे वाले भैया को इनका फनुआ वापस दे रहे हैं। जल्दी से आ जाओ दोस्त। हम तो इन भैया से कहे कि हमें रहीम नगर तक छोड़ दो, लेकिन ये नहीं सुने। अच्छा सत्यम भैया, हम तुम्हारी बाट जो रहे हैं। सत्यम ने फटाफट कपड़े पहने और अपना एक पैंट और एक शर्ट एक पैकेट में रख लिया। वो बाइक की चाबी लेकर घर से बाहर आ गया। वहाँ से 4-5 किलोमीटर का रास्ता था। बस्ती निकल चुकी थी और अब सुनसान सड़क थी। सियार और लोमड़ी बीच बीच में सड़क पार करते दिखाई दे जाते थे। इस साले पंकज ने भी आज मुझे किस झमेले में फंसा दिया। लगता है मैंने गलती कर दी। मुझे अकेले नहीं आना चाहिए था। कम से कम अपने मकान मालिक के पोते को ही अपने साथ ले लेता।
पुलिया सामने ही दिखाई दे रही थी। सत्यम को डर भी लग रहा था कि कहीं पंकज की तरह उसके साथ भी कोई हादसा ना हो जाए। पुलिया पार हुई तो उसने राहत की सांस ली। उसे ये सोचकर सहसा हंसी आ गई कि पंकज अंडरवियर में कैसा लग रहा होगा। इसका तो जांघिया भी उतरा लेते लुटेरे तो सही रहता। सत्यम अपनी कल्पना में पंकज को एकदम नग्न हालत में देखकर हंस रहा था। ससुरा देखो तो अपनी नुन्नी में डोरी से पेन भी लटकाए हुए है। सामने ही एक टपरी दिखाई दे रही थी। उसने बाइक रोक दी। ये साला पंकज किधर चला गया? वो 8-10 कदम इधर उधर चला, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने आवाज दी, पंकज, अरे ओ पंकज, ओ बिहारी पंकज। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बस झींगरों की आवाजें आ रही थीं। अब तो सत्यम को भी डर लगने लगा था कि मैं पंकज की बातों में आकर बेकार ही यहाँ आ गया। वो वापस जाने के लिए अपनी बाइक की तरफ मुड़ा ही था कि सहसा उसे एक आवाज़ सुनाई दी, भैया हम यहाँ हैं, इस तरफ आ जाओ। पेशाब करने गए तो हम गिर ही गए, पैरवा में मौच आए गई है, तनिक उठाओ तो आके हमका। कड़वा में खाज होना इसी को कहते हैं। सत्यम जिधर से पंकज की आवाज़ आ रही थी उस तरफ बढ़ा। मोबाइल की रोशनी में वो घास फूस और सूखे पत्तों को रौंदता हुआ सड़क के नीचे उतर रहा था। सन्नाटे में उसके जूतों से दबकर सूखे पत्ते और टहनियां अजीब सी आवाजें कर रहे थे। दूर उसे बैठे हुए पंकज की पीठ दिखाई दी, लेकिन वो तो कमीज पहने हुए था। सत्यम बिल्कुल पंकज के करीब पहुंच गया और आवाज दी। पंकज ने एकदम से अपना मुंह सत्यम की ओर किया और सत्यम की एक चीख निकली। उसकी बांह में कुछ चुभा और वो बेहोश हो गया था। दूसरे दिन सत्यम अपने ऑफिस नहीं पहुंचा था। पंकज अपनी सीट पर बैठा काम कर रहा था कि निष्ठा आ पहुंची। वो अत्यंत क्रोध में लग रही थी। उसने पंकज से पूछा, ये सत्यम कहाँ है? और वो सुबह से अपना मोबाइल भी नहीं उठा रहा है। अरे हमका नहीं ना पता कि सत्यम भैया आज काहे नहीं आए, आपको कुछ नहीं बताए वो? पंकज ने कहा। मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछती पंकज। निष्ठा झल्लाकर वापस चली गई। निष्ठा वापस आकर अपनी सहेली काम्या के सामने बैठकर रोने लगी। काम्या उसकी पक्की सहेली थी। उसे निष्ठा और सत्यम के बारे में सब पता था। काम्या ने पूछा, क्या हुआ निष्ठा, क्या बात हो गई? तुम्हारे घर पर तो सब ठीक है ना, या फिर सत्यम से कोई झगड़ा वगैरह हो गया है? निष्ठा कुछ नहीं बोली और अपना मोबाइल फ़ोन काम्या के सामने कर दिया। मोबाइल पर सत्यम के साथ किसी औरत की शादी की कुछ फ़ोटो थी। निष्ठा रोते हुए बोली, ये फ़ोटो मुझे किसी अनजान नंबर से आज सुबह ही मिली है। फ़ोटो के साथ एक मोबाइल नंबर भी मिला है जो कि सत्यम की पत्नी का है। मैंने उस नंबर पर बात की तो उसकी पत्नी ने बताया कि वो बहराइच से सत्यम की वाइफ रन्नो बोल रही है। जब मैंने उससे पूछा कि आपकी शादी कब हुई थी तो उसने बताया कि 3 महीने पहले हुई थी। काम्या ने निष्ठा को दिलासा देते हुए कहा, यह सत्यम तो बड़ा कमीना आदमी निकला। चलो कोई बात नहीं, कम से कम समय रहते तो तुम्हें उसकी सच्चाई तो पता चल गई और तुम आने वाली बड़ी मुसीबत से बच गई। निष्ठा ने कहा, मैं आज उससे यही सब पूछने के लिए जब उसके डिपार्टमेंट पहुंची तो पता चला कि वो फ्रॉडियल आज आया ही नहीं है। अगर मिल जाता तो उसका मुंह नोच लेती मैं। कितना चालाक आदमी निकला वो कि यहाँ ऑफिस में भी उसने किसी को अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था। 3 महीना पहले ये अपने घर बहराइच ये बताकर गया था कि उसके पिता की तबीयत खराब है। काम्या ने उसे तसल्ली देते हुए पूछा, चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम दोनों ने अभी तक वो काम तो नहीं किया है ना? ये सवाल सुनकर निष्ठा फूट फूट कर रोने लगी थी। काम्या ने उसे अपने गले से लगा लिया था। दूसरे दिन दोपहर में एक दूध वाला अपनी साइकिल पर दूध के डब्बे लाद कर कुकरेल नाले के किनारे उसी पुलिया के पास से गुजर रहा था। अचानक उसे अपने पेट में गुड़गुड़ाहट सी महसूस हुई तो उसने सड़क के किनारे पर साइकिल खड़ी की और नीचे झाड़ियों में फारिग होने के लिए चला गया। अपने पैजामे का नारा खोल कर बैठने को हुआ
तभी उसकी नज़र सामने ही पड़ी लाश पर पड़ी। खून से सनी लाश को देखकर उसका सारा प्रेशर गायब हो गया और वो वहां से अपना नारा बांधते हुए भाग खड़ा हुआ। दूध वाले के बताने पर पुलिस लाश मिलने की जगह पर पहुंच गई थी। कातिल ने चाकू से गला काट दिया था। लाश की जीभ भी काट दी थी उस वहशी हत्यारे ने। लाश के शरीर से और कपड़ों से पुलिस को ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिससे कि उसकी शिनाख्त हो सके। लाश के करीब ही एक हिंदी का उपन्यास पड़ा हुआ था जिसके कवर पेज पर उपन्यास का नाम लिखा था बेवफा आशिक। उपन्यास के पहले पेज पर एक पार्कर का पेन खुसा हुआ था। पेन पर लिखा था पंकज सिन्हा। पास में ही एक खून से सना हुआ चाकू पड़ा था जिसके हत्थे को बड़ी सफाई से साफ कर दिया गया था ताकि उंगलियों के निशान ना मिलें। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। जब बिजली विभाग में 3 दिनों तक सत्यम नहीं आया और ना ही उसका मोबाइल स्विच ऑन हुआ तो कार्यालय ने एक चिट्ठी उसके स्थानीय पते पर और एक चिट्ठी उसके स्थायी पते पर यानी कि बहराइच प्रेषित कर दी थी कि आप पिछले 3 दिनों से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हैं। यदि आप पत्र मिलने के 3 दिनों के भीतर कार्यालय में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। मुंशी पुलिया के थाने के इंस्पेक्टर अजय राय इस केस की तहकीकात कर रहे थे। सबूत के नाम पर उनके पास एक पेन और एक उपन्यास ही था। उपन्यास के ऊपर खून के कुछ छींटे थे। पंकज सिन्हा नाम के तो ना जाने कितने आदमी होंगे लखनऊ शहर में। कहीं मरने वाले का नाम पंकज सिन्हा तो नहीं था। सब इंस्पेक्टर मालती गौतम उसको असिस्ट कर रही थी। अब उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। शिनाख्त के लिए मृतक की फोटो अखबार में प्रकाशित करने के लिए दे दी गई थी। निष्ठा तो सत्यम के ऊपर बहुत ही गुस्सा थी कि देखो साला कितना कमीना आदमी निकला ये, कैसी मीठी मीठी बातें करता था मुझसे और धोखे से मुझे लूट कर गायब ही हो गया कमीना। ऑफिस पहुंचते ही पंकज ने रोज की तरह ही दैनिक जागरण अखबार पलटना शुरू किया। तीसरे पन्ने पर स्थानीय समाचारों में एक फोटो के साथ खबर छपी थी, पुलिया के पास मिली लाश। कल एक दूधिये को बंधे के पास पुलिया के नीचे एक लाश दिखाई पड़ी जिसकी बड़ी निर्ममता से हत्या की गई थी। कातिल ने मरने वाले की जीभ भी काट दी थी। मौके पर कुकरैल चौकी और मुंशी पुलिया थाने की पुलिस पहुंची और छानबीन में जुट गई। फिलहाल अभी तक लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लाश के पास से एक हिंदी उपन्यास बेवफा आशिक और एक पार्कर का पेन मिला है। लाल रंग के पेन के ऊपर सुनहरे अक्षरों में पंकज सिन्हा लिखा हुआ है। पंकज के तो होश ही उड़ गए थे यह खबर पढ़कर और मृतक की फोटो देखकर। उसने घबराकर तुरंत वो अखबार छिपा दिया था। दूसरे दिन गांव के कुछ बच्चे कुकरैल नदी में नहा रहे थे। एक बच्चे ने जब नदी में नीचे गोता लगाया तो वो एक बाइक से टकरा गया था। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बाइक निकलवाई। आरटीओ से बाइक के नंबर के आधार पर सत्यम का डिटेल मिला, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि इस मोटरसाइकिल के मालिक सत्यम का कत्ल हो चुका है और इसी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस के लिए तो वो लाश गुमनाम थी जिसका पता लगाया जा रहा था। तो अजय राय और मालती गौतम सबसे पहले स्थानीय पते के आधार पर सत्यम के कमरे पर पहुंचे और मकान मालिक के बताने पर वहां से सीधे उसके विद्युत विभाग के कार्यालय में आ गए। ऑफिस में पुलिस के आने से हड़कंप मच गया था। चीफ इंजीनियर माथुर ने अपने केबिन में पुलिस को बैठाया। अजय राय ने माथुर से कहा, आपके यहां पर सत्यम नाम का कोई कर्मचारी कार्य करता है? माथुर ने कहा, हाँ, लेकिन वो 4 दिनों से ऑफिस आया ही नहीं है। क्या बात है दरोगा साहब? उनके नाम पर रजिस्टर्ड बाइक हमें कुकरैल नदी से बरामद हुई है। उसी के संबंध में हम तहकीकात करने के लिए आए हैं। माथुर ने अचरज से कहा, उसकी बाइक? कहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया? हो भी सकता है माथुर जी, आप मुझे अपने रिकॉर्ड से जरा सत्यम की फोटो दिखाइए, राय ने कहा। माथुर ने सत्यम की पर्सनल फाइल मंगवाई।
और राय के सामने एक पन्ना खोलकर रख दिया जिसमें सत्यम की फोटो एक फॉर्म पर लगी हुई थी। रॉय ने चौंकते हुए फोटो मालती को दिखाते हुए कहा, मालती, ये फोटो तो उस गुमनाम लाश से हूबहू मिलती है। माथुर हैरान और परेशान सा ये सब देख सुन रहा था। राय ने माथुर से कहा, आपने कल का अखबार नहीं पढ़ा जनाब? इस आदमी का तो बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। हम तो यहाँ पर बाइक के बारे में पता करने के लिए आए थे और यहाँ तो मामला ही पलट गया है। अब हमें इसके शिकायत विभाग के लोगों से पूछताछ करनी होगी और इसकी टेबल और दराजों को भी देखना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप कोऑपरेट करेंगे। जी बिल्कुल, चीफ इंजीनियर माथुर ने कहा। अजय राय ने मालती से कहा, आप जाकर सत्यम की टेबल की दराजें चेक करिए, तब तक मैं यहीं पर हूं। अजय ने माथुर से पूछा, आप किसी पंकज सिन्हा नाम के व्यक्ति को जानते हैं? पंकज सिन्हा? वो तो सत्यम के विभाग में ही कार्य करता है। हमें ये एक पेन मिला है लाश के पास से, इस पर पंकज सिन्हा का नाम लिखा हुआ है। जरा बुलाएंगे इन सिन्हा जी को यहाँ पर। चीफ इंजीनियर ने घंटी बजाकर अपने चपरासी भोला को बुलाया और उससे कहा, जाओ जरा पंकज को कंप्लेंट डिपार्टमेंट से बुलाकर लाओ जल्दी से। चपरासी चला गया था। चीफ इंजीनियर सोच रहा था ये क्या मुसीबत गले पड़ी। तभी चपरासी वापस आया और बोला, साहब, पंकज तो अभी थोड़ी देर पहले ही अपने घर चले गए। वहाँ के इंचार्ज सक्सेना जी ने बताया कि उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इंस्पेक्टर अजय मुस्कुराया और चीफ इंजीनियर माथुर को देखते हुए बोला, जब भेद खुलने लगता है तो अच्छों की तबीयत खराब हो ही जाती है। जरा पंकज का मोबाइल नंबर तो दीजिए मुझे। मालती गौतम ने सत्यम की दराजें खोलकर चेक की। उसमें उसे ऐसी कोई संदेहजनक वस्तु नहीं मिली थी। मालती गौतम ने पंकज सिन्हा की टेबल की दराजें चेक की तो उसे एक और वैसा ही पेन मिला जिस पर पंकज सिन्हा लिखा हुआ था और वो अखबार जिस पर हादसे की खबर छपी थी। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। क्या सत्यम के कत्ल में उसके ही दोस्त पंकज का हाथ है या फिर निष्ठा का? ये जानने के लिए सुनिए मेरी कहानी सुलगती राख का तीसरा एपिसोड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही हमारे वीडियोस को हाई पॉइंट्स अवश्य देते रहें ताकि हमारी कहानियाँ अन्य लोगों तक पहुँचती रहें।